सिर्फ इसलिए कि बेटी बहुत सुंदर थी। माँ ने उसे आटे के डिब्बे में दबा दिया और उसे जिंदा डुबोने की तैयारी कर ली। सौभाग्य से पिता ने समय रहते ये देख लिया और बहुत परेशान होकर बेटी को बाहर निकाला। हालांकि पिता ने अपनी पत्नी को खूब डांटा, लेकिन पत्नी न केवल सुधरी नहीं बल्कि और भी सख्त हो गई। उसने बेटी को फिर से जोरदार पीटा, उसके नन्हे चेहरे पर क्रूरता से थप्पड़ मारे। बेटी बार बार माँ से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन माँ का हाथ और भारी होता गया, यहाँ तक कि बेटी बेहोश हो गई। बेटी ने कभी सपने में भी सोचा था कि उसका परिवार खुशहाल होगा, लेकिन जिस दिन से वो पैदा हुई माँ ने सारा प्यार अपनी बड़ी बहन को दे दिया। उसने इस परिवार में शामिल होकर माँ का प्यार महसूस करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे ठंडी नजरें ही मिली। सौभाग्य से पिता ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब भी बेटी उदास होती वो उसे पिता का प्यार देता और चुपके से उसे पैसे देता ताकि वो अपनी पसंद की चीजें खरीद सके। लेकिन हर बार पिता के प्यार के बाद बेटी को माँ की सौ तरह की यातनाएं सहनी पड़ती। माँ ने कैंची उठाई और बेटी की खूबसूरत चोटी काट दी, फिर उसके आगे के बालों को बेतरतीब कर दिया, उसे भिखारी जैसा बना दिया। माँ कैंची इतनी तेजी से चलाती थी कि उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि बेटी को चोट लग सकती है। सिर से खून बहने पर भी वो यही कहती कि ये बेटी के हिलने डुलने की वजह से हुआ। बेटी बहुत डर गई और बिस्तर के नीचे छिपकर कांपने लगी। हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे डर था कि माँ फिर उसे पीटेगी, लेकिन माँ ने उसे ढूंढ निकाला और उसके गालों पर कई थप्पड़ जड़ दिए। बार बार गिड़गिड़ाने से माँ और सख्त हो गई। इस बार बेटी ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन कुछ कदम भागने के बाद उसे जमीन पर पटक दिया गया। बेटी का सिर फट गया, खून बह रहा था और वो कमजोर होकर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। डॉक्टरों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी सगी माँ ने किया। अगर लड़की को स्वस्थ और खुशहाल तरीके से बड़ा होना था तो उसे उस डरावनी औरत से दूर जाना ही पड़ता, वरना उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। पिता ने कुछ सोचने के बाद फैसला किया कि बेटी को अपनी बहन के घर भेज देगा। अब 20 साल बीत चुके हैं। बचपन में प्यार से वंचित रही बेटी माँ की मार से मुक्त होकर स्वस्थ रूप से बड़ी हो गई है। उसका नाम फू यांजिए है और अब वो पुलिस में काम करती है। अचानक एक दिन उसे एक फोन आया कि जंगल में एक नग्न महिला की लाश मिली है। चूंकि उस इलाके में पुलिस बल कम था, इसलिए फू यांजिए को वहां बुलाया गया। ये इलाका उसकी माँ के घर के पास ही था। यहाँ पहुंचते ही बचपन की यादें अचानक दिमाग में कौंध गई। वो भारी दबाव उसकी जिंदगी की छाया बन गया था। पीड़िता की उम्र ज्यादा नहीं थी, 12-13 साल की। उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे, शरीर पर कुछ अज्ञात बाल थे और अजीब बात यह कि हत्यारे ने उसके निचले हिस्से पर एक बिस्किट रखा था। साथ में एक जोड़ी जूते सलीके से रखे थे। लाल जूतों का स्टाइल उसकी उम्र से मेल नहीं खाता था, तो हत्यारा ऐसा क्यों कर रहा था? फू यांजिए पीड़िता के घर गई और सुराग ढूंढने की कोशिश की। माता पिता ने बताया कि मृतका एक आज्ञाकारी लड़की थी, क्लास में अच्छी छात्रा थी और किसी से दुश्मनी नहीं रखती थी। लेकिन जब फू यांजिए ने उसका कंप्यूटर खोला तो जो कुछ उसमें दिखा वो माता पिता के बयान से बिल्कुल उलट था। तस्वीरों में वो कामुक और आकर्षक लग रही थी, न कि माता पिता के बताए अनुसार एक भोली लड़की। नहीं, वो 12-13 साल की लगती थी। ये मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि दूसरी लाश मिली। उसकी हालत पहली पीड़िता जैसी ही थी। हत्यारे ने कपड़े उतार दिए थे, गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे और निचले हिस्से पर एक बिस्किट रखा था। फू यांजिए दूसरी पीड़िता के स्कूल गई, जहाँ किसी भी सहपाठी ने उसके बारे में अच्छा नहीं कहा। सब उसे बदचलन कहते थे, जो सिर्फ दिखने में मासूम थी। यही दोनों पीड़िताओं की खासियत थी, बाहर से साधारण और मासूम, लेकिन अंदर से भारी मेकअप और अलग व्यक्तित्व। अब दोनों हत्यारे के हाथों मारी जा चुकी थी। साफ था कि ये एक सुनियोजित सिलसिलेवार हत्या का मामला था। हत्यारा उन्हें मारने के बाद उनके मेकअप और कपड़े उतार देता था, फिर प्रकृति में छोड़ देता था ताकि बारिश उनके शरीर को साफ कर दे। दो अचानक हुए मामलों से फू यांजिए परेशान थी। उसने ध्यान बिस्किट पर केंद्रित किया, शायद इसमें कोई सुराग हो। उसने बिस्किट का एक टुकड़ा चखा और पाया कि ये स्वाद उसकी परिवार की पुरानी केक की दुकान की खास रेसिपी जैसा था, जिसे अब उसकी बड़ी बहन संभालती थी। फू यांजिए 20 साल बाद अपनी बहन से मिली, लेकिन बहन ने उसे देखते ही ठंडा रवैया दिखाया और सवाल किया कि वो इतने सालों से माँ से मिलने घर क्यों नहीं आई, क्या वो कृतज्ञ है? फू यांजिए ने जवाब नहीं दिया, बल्कि बिस्किट निकालकर पूछा कि ये क्या है। बहन ने टालते हुए कहा कि ये स्वाद कोई भी रेसिपी से बना सकता है और फिर उसे बाहर निकाल दिया। अब एकमात्र सुराग भी टूट गया। उसी दिन दोपहर में एक सुअर के बाड़े में पुलिस को तीसरी लाश मिली, पिछले 2 पीड़ितों से अलग। इस बार हत्यारे ने उसे कपड़े पहनाए थे। अजीब बात यह थी कि जल्द ही पीड़िता की मां रोते हुए थाने पहुंची और कहा कि हत्यारा उसका प्रेमी है, जिसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे मार डाला। मां का परिवार सौतेला था और उसका प्रेमी शुरू में उसकी बेटी को बहुत पसंद करता था, लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई उसका व्यवहार बदलने लगा। जल्द ही कथित हत्यारे को थाने लाया गया। उसने मां के बयान की पुष्टि की और कबूल किया कि उसने अपनी प्रेमिका की बेटी को मार डाला। उसने के सिलसिलेवार हत्यारे की नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से पकड़ा गया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। उस रात सहकर्मियों ने फू यांजिए को पिछले कुछ सालों के हत्या के मामलों की फाइलें दी। हत्या के तरीकों की तुलना करने पर उसे पता चला कि ये सब एक ही हत्यारे का काम था। 5 साल पहले दर्जनों मासूम लड़कियों की हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस सुराग नहीं ढूंढ पाई थी। अजीब बात यह थी कि हत्यारा 5 साल तक रुका रहा और हाल ही में फिर से सक्रिय हुआ। इससे फू यांजिए को अपनी बहन पर शक हुआ। बहन की शादी को 5 साल हो चुके थे और हाल ही में उसका वैवाहिक जीवन टूट रहा था। पीड़ितों के शरीर पर वही रेसिपी का बिस्किट भी था।
ये सब संयोग नहीं हो सकता। अचानक एक दिन फू यानजिए ने एक रेस्तरां में अपनी बहन को देखा जो थाने के फॉरेंसिक डॉक्टर को रिश्वत दे रही थी ताकि बिस्किट की रेसिपी रिपोर्ट हासिल कर सके। फू यानजिए ने मौके पर उसे पकड़ लिया और थाने ले गई। बहन ने बिस्किट बनाने से इनकार किया और कहा कि वो सिर्फ अपनी दुकान को हत्या के मामलों से बचाना चाहती थी। उसने फू यानजिए को यह भी ताना मारा कि वो माँ को मरने के लिए छोड़कर सिर्फ मुसीबतें ढूंढती है। ये दूसरी बार था जब बहन ने माँ का नाम लेकर उसके बचपन की यादों को कुरेदा। वे यादें सुई की तरह उसके दिमाग को चुभने लगी। वो सड़क पर खड़े खड़े रो पड़ी। अगले दिन 20 साल बाद उसने अपनी माँ से मिलने के लिए मानसिक अस्पताल जाने का फैसला किया। माँ का डर उसे कभी नहीं भूला था। माँ ने जैसे ही आंखें खोली वो अनजाने में पीछे हट गई। अगले ही पल माँ कुत्ते की तरह उस पर झपटने लगी। दया से भरी फू यानजिए तुरंत वार्ड से बाहर निकल गई। गलियारे में डॉक्टर से मिली जिसने बताया कि उसकी माँ ने 2 दिन पहले एक नर्स को काटकर उसका मांस नोच लिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमले के दौरान माँ उसके नाम को चिल्ला रही थी। 20 साल बाद भी माँ की नफरत कम नहीं हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसका सौभाग्य था कि उसका जीजा अच्छा था जो अक्सर माँ से मिलने आता था और हर बार बिस्किट लाता था। ये बात फू यानजिए के दिमाग में चिंगारी की तरह जगी। अपने शक की पुष्टि के लिए वो रात को जीजा के घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसने दीवार पर कई लड़कियों की तस्वीरें देखी जो सभी मासूम पीड़िताओं की थी। अगले ही पल बत्ती जली और उसे किसी ने पीछे से मारा। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका शक सही था, ये उसका जीजा ही था। शादी के इन सालों में शायद उसे घर का सुकून मिला था, इसलिए उसने अपराध नहीं किए। लेकिन हाल ही में रिश्ते टूटने से उसकी मानसिक बीमारी फिर उभर आई। उसने कहा कि वो अनैतिक लड़कियों को मारकर समाज को शुद्ध कर रहा था। फिर उसने फू यानजिए को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने मौका देखकर कैंची उसके जांघ में घूम दी और ऊपर की ओर भागी। वहां एक और लड़की को मारने की तैयारी थी। फू यानजिए ने उसे छुड़ाया, लेकिन क्रूर जीजा पीछे आ गया। फिर बहन ने एक गोली मारकर उसे ढेर कर दिया। पता चला कि सालों से बहन भी हत्यारे को ढूंढ रही थी, क्योंकि इन हत्याओं से उसकी दुकान का धंधा खराब हो रहा था। अंत में उसे पता चला कि हत्यारा उसका पूर्व प्रेमी था। कहानी के अंत में फू यानजिए उदास चेहरे के साथ में खड़ी थी। यहाँ की चमक दमक उसे खुश नहीं कर रही थी, बल्कि वो यहाँ से दूर भागना चाहती थी। हर माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। उसे आज तक समझ नहीं आया कि उसकी माँ उसके साथ इतनी क्रूर क्यों थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसे एक मानसिक रोगी से माफी या पश्चाताप की उम्मीद नहीं थी।